हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 15th ऑफ अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज इट्स फ्रॉम द कर्नाटका। सो व्हाट हैपेंड, कर्नाटका कैबिनेट के एक मिनिस्टर ईश्वरप्पा, उनके ऊपर एलिगेशन लगा है कि उन्होंने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया एक पर्सन के ऊपर, जिसके चलते उस पर्सन सुसाइड कमिट करी। अब हुआ क्या था, ईश्वरप्पा की हम बात करें तो ईश्वरप्पा अब तो नहीं है, पहले कर्नाटका के रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर थे। उन्होंने कल ही उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है टू दी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बसवराज बोम्मई। एंड हुआ क्या था कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने करप्शन किया है। सो एंड आफ्टर पुटिंग दैट एलिगेशन उस कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड कमिट कर लिया। एंड जिसके चलते पुलिस ने उनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं फॉर दी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के चलते। एंड अभी जो कांग्रेस के लोग हैं, इवन अपोजिशन भी जो है, सॉरी अपोजिशन नॉट कांग्रेस, सॉरी कांग्रेस के लोग, अपोजिशन के जो लोग हैं इवन इंक्लूडिंग कांग्रेस, उन्होंने डिमांड करी है कि इस केस में जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जुडिशरी चेक करे और देखे और ये बताए कि क्या इस केस में सही में अबेटमेंट सुसाइड हुआ कि नहीं हुआ। एंड उसके साथ साथ जो एलिगेशन लगाया गया था बाय द कॉन्ट्रैक्टर ऑन द मिनिस्टर अबाउट द करप्शन, वो कितनी हद तक सही है। ओके, मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज दैट्स अबाउट वेदर फोरकास्ट है क्या ये। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है कि इस बार का जो मानसून है, इस बार का जो मानसून रहेगा ना, वो इट्स अप्रॉक्स समथिंग अबाउट 99% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। ठीक है, देखो समझाते हैं होता क्या है। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का, सॉरी आईएमडी का ये कहना है कि जो मानसून है इस बार का, वो 99% ऑफ द एलएनडी रहेगा। तो अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून को हम तीन फेज में डिवाइड करते हैं। एक होता है पुअर मानसून, एक होता है नॉर्मल, एक होता है स्ट्रॉन्ग मानसून। तो पुअर मानसून मतलब जो नॉर्मल बारिश होती है उससे कम बारिश हो। एक होता है आपका नॉर्मल मानसून, जिसमें जितनी बारिश एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितनी बारिश होनी चाहिए, जो बहुत सालों से चली आ रही है बारिश, जितना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश होती है उतनी बारिश हो। और एक होता है एक्सट्रीम मानसून, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मानसून। इट्स समथिंग के एक्सेसिव रेनफॉल हो जाए। अब ये चीज ना डिवाइड होती है सेंटीमीटर के बेसिस पर कि कितने सेंटीमीटर ऑफ रेन हुई है। तो अगर देखा जाए 88 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में अगर बारिश होती है तो उसको हम क्या मानते हैं, इट्स एन एवरेज, इट्स एन एवरेज मानसून। ठीक है, आपका 88 सेंटीमीटर तक अगर बारिश हो रही है, 88 सेंटीमीटर तक, सो दैट विल कंसिडर्ड एज नॉर्मल मानसून। और इस बार यही बताया गया कि देखा जाए तो इस बार के मानसून में जो एलपीए है, लॉन्ग पीरियड एवरेज, दैट समथिंग अबाउट व्हाट 89 टू 88 सेंटीमीटर, वो उतनी होने वाली, मतलब उसका 99% से लेके आपका 104%। तो अगर ओवरऑल निकाले तो अराउंड आपका 85 सेंटीमीटर से आपकी 90 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है इस बार के मानसून में। सो ये नॉर्मल मानसून बताया जा रहा है, इस बार का नॉर्मल मानसून। अब देखा जाए तो गवर्नमेंट इंडिया के लिए मानसून बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो एग्रीकल्चर में काम करती है, एग्रीकल्चर के डिपेंडेंट है। एंड ये खारिफ का सीजन है, खारिफ का सीजन बहुत प्रोमिनेंट होता है स्पेशली फॉर द नॉर्थ बेल्ट स्टेट, आपका गैंगेटिक प्लेन्स में जितने भी स्टेट्स हैं। जिसके चलते जिसके चलते गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि ये फार्मर्स को बताएं, पब्लिक को बताएं कि इस बार कितना मानसून होगा, जिसके चलते वो पहले ही अश्योर हो जाएं कि हाँ इस बार बारिश होनी है या नहीं होनी है। अब यहां पर हमें दो टर्म समझने हैं। एक है एल नीनो, ये बहुत समझ में आ रहा है, बहुत सामने आ रहा है एल नीनो। एक होता है ला लीना, ये रहा है ला लीना। अब है क्या ये कॉन्सेप्ट क्या है, दीज आर दी ज्योग्राफिकल टर्म्स। होता क्या है, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना तो ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, फिर आपका ये है ऑस्ट्रेलिया, एंड ये है आपका इंडियन कॉन्टिनेंट। ओके, और यहां पर ये क्या है, पैसिफिक ओशन। व्हाट हैपन इन दी नॉर्मल इन दी नॉर्मल ईयर, क्या होता है नॉर्मल ईयर में, यहां पर बनता है लो प्रेशर, सॉरी कंपैरेटिवली यहां बनता है आपका क्या, लो प्रेशर इन दी नॉर्मल ईयर में।
नॉर्मल ईयर में क्या होता है, यहां बनता है आपका लो प्रेशर, यहां बन जाता है हाई प्रेशर। अब क्यों बनता है, उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये यहां चलती है ट्रेड विंड्स, एंड ट्रेड विंड्स मूव्स इन आपका ईस्ट से आती है वेस्ट तरफ, तो इसको जो ऑल्सो नोन एज ईस्टर्लीज। ठीक है, तो ट्रेड विंड अगर कोई बोले तो इट्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ऐसे आती है विंड्स। तो अगर विंड ऐसे आ रही है तो वाटर को भी लेके जाएगी, तो यहां पर भी हॉट वाटर है, यहां पर भी हॉट वाटर है, लेकिन इधर इस पैसिफिक ओशन का जो हॉट वाटर है, सरफेस पर जो वाटर है, वो फ्लो होके कहां जाता है, इधर आता है। तो यहां पर हॉट वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, और ओशन है, तो भाई अगर हॉट वाटर गया तो नीचे से क्या निकलेगा, कोल्ड वाटर। तो कंपैरेटिवली यहां क्या बन गया, यहां आ जाता है कोल्ड वाटर, यहां आ जाता है क्या, हॉट वाटर। तो अगर हॉट वाटर है तो क्या बन जाएगा यहां पर, लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के पास, और यहां क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। एंड विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड ऐसे मूव करती है, तो विंड अगर मूव कर रही है तो अपने साथ साथ क्या लेके जा रही है, वाटर भी लेके जा रही है। वाटर लेके जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, लो प्रेशर है। लो प्रेशर अगर बनता है तो क्या होती है, बारिश होती है। तो यहां पर क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है ना। अब ये नॉर्मल ईयर की बात करी, फिर होता क्या है आपका एल नीनो में। एल नीनो कॉन्सेप्ट जब आता है, एल नीनो का मतलब ये है कि यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा ओशन गर्म हो गया, और ट्रेड विंड जो चल रही थी वो इस बार स्ट्रांग नहीं है, वीक है। अगर ट्रेड विंड वीक है तो यहां पर क्या बनता है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर बन जाता है। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, गर्मी यहां पर भी है, लेकिन कंपैरेटिवली यहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर। तो जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो वाटर यहां से यहां जाने की वजह कहां जाता है, यहां से यहां जाता है। तो इसके चलते बारिश यहां पर कहां होती है, यहां पर। तो जब अगर एल नीनो हो रहा है ना, तो वर्ल्ड का जो ड्राइएस्ट डेजर्ट है, अटकामा डेजर्ट, वहां पर बहुत बारिश होती है। ठीक है, और लालीना का मतलब क्या होता है, लालीना अपोजिट है एल नीनो के, मतलब स्ट्रॉन्ग विंड जो ट्रेड विंड जो थी ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर एल नीनो पड़ रहा है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बारिश कम होगी। नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल ईयर है, तो भैया नॉर्मल बारिश होने वाली है। अगर लालीना है तो इसका मतलब है मॉनसून एक्सट्रीम होगा, और ज्यादा बारिश आएगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर। ये होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लालीना, एल नीनो, एंड आपका नॉर्मल नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर में बारिश नॉर्मल होती है, एल नीनो में बारिश कम होती है, क्योंकि आपका वाटर फ्लो हो जाता है, अटाकामा डेजर्ट में बारिश गिरता है आपका साउथ अमेरिका में। एंड लानीना है तो लानीना है तो आपकी जो बारिश है वो एक्सेसिव हो जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और साउथ अमेरिका जो आपका कोस्ट है ऑन दी वेस्टर्न साइड, वो और ज्यादा ड्राई हो जाता है, अटाकामा डेजर्ट और ज्यादा ड्राई हो जाता है। अब एक चीज और, सॉरी, वैसे लाइव लेना था आज 10:30 पर, बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इश्यूज लाइव नहीं हो पाएगा आज ये। आपको मिल जाएगा हाफ एन आवर, और अराउंड 11:30 या 11:45 तक आपको ये न्यूज़पेपर एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, लाइव होना था बट लाइव नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इश्यूज। को चालू करने की कोशिश कर रहे थे बट हो नहीं पाया। मूविंग फर्दर, so because of the rising cases of COVID-19 in the यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट ने नए गाइडलाइंस इशू कर दिए स्कूल्स को लेकर, कोविड-19 गाइडलाइंस इशू कर दिए स्कूल्स को लेकर। ठीक है, मूविंग फर्दर, सो यस, सो देखो पार्लियामेंट्री पैनल बनती है, एंड पार्लियामेंट्री पैनल का यही काम होता है कि जितने भी एक्ट्स बने, जितने भी अमेंडमेंट्स आए, उनको चेक करना, उनको देखना कि कहीं इन अमेंडमेंट्स में गलती तो नहीं है, इन अमेंडमेंट्स को रिव्यू करना, उन एक्ट को रिव्यू करना, कहीं ये किसी के फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच तो नहीं कर रहे किसी पर्सन के, या फिर ये किसी और एक्ट के कॉन्ट्रवीन तो नहीं है। तो वही चीज हुई, एंड देखा जाए तो इन पार्लियामेंट्री पैनल्स में ना मेजोरिटी ऑफ दी जो मेंबर्स होते हैं आपके अपोजिशन पार्टीज के होते हैं, कि भाई ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, आप आराम से चेक कर लो, इससे ये एलिगेशन ना लगा पाए कि आपने हमें फेवर किया है। ठीक है, सो वही चीज बताई गई कि एक पैनल बनी, एंड पैनल इज अबाउट दी कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके जो हेड है पैनल के वो है जयराम रमेश, कांग्रेस के सीनियर मेंबर। उन्होंने ये बोला कि अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, उसने ओरिजिनल एक्ट को ओवरराइड किया है, और वो चीज गलत है, क्योंकि वो एलिफेंट के राइट को ब्रीच करता है। कैसे, देखो ओरिजिनल एक्ट जो है, ओरिजिनल एक्ट सेज कि अगर कोई एनिमल आपके कैप्टिव में है, वाइल्ड लाइफ एनिमल जैसे कि एलिफेंट हो गया, या और कोई वाइल्ड लाइफ एनिमल हो गया, डियर हो गया, तो आप उसको ना खरीद सकते हो, ना ही उसको आप बेच सकते हो।
किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आप नहीं बेच पाओगे, नहीं खरीद पाओगे, इंक्लूडिंग एलिफेंट। ये ओरिजिनल एक्ट बोलता था, लेकिन रिसेंटली 2021 में अमेंडमेंट आया एंड दैट अमेंडमेंट सेज, उन्होंने बोल दिया कि आप ना एलिफेंट जो है वो एक्सेप्शन क्लॉज में डाल दिया कि एलिफेंट जो है एज अ कैप्टिव एनिमल, वाइल्ड लाइफ एनिमल, उसको आप बेच सकते हो, खरीद भी सकते हो फॉर द कॉमर्शियल पर्पस। एंड इस चीज को लेकर जो पैनल है उसने ऑब्जेक्शन रेज किया। उनका सिंपल सा ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप ऐसा कर रहे हो ये गलत है, ये चीज बताया गया। मूविंग फर्दर, सो सिटी न्यूज हमें नहीं पढ़नी है, मूव टू द स्टेट न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, जो पहले भी थे, पुष्कर सिंह धामी, लेकिन अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए और वो इलेक्शन जीत गए फिर से। वो इलेक्शन नहीं जीत पाया अपना, लेकिन उनकी पार्टी इलेक्शन जीत ली। उनको अभी विद इन 6 मंथ्स उनको मेंबर होना पड़ेगा उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली का। बट उन्होंने बिफोर दी इलेक्शन उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लेके आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स कि हर पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर एक सिंगल लॉ होगा इन द केस ऑफ मैरिज, डाइवोर्स एंड सक्सेशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। और अभी इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में यूसीसी है, कुछ हद तक यूसीसी है। आपके क्रिमिनल लॉज में यूसीसी है ना, आपके सिविल लॉज में यूसीसी है। बट अगर हम पर्सनल लॉज की बात करते हैं तो इंडिया में जो पर्सन है, जो 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 लोगों की मैरिज है, लोगों का डाइवोर्स है, लोगों का सक्सेशन है, वो पर्सनल लॉ से रेगुलेट होता है। इसी के चलते अभी फुली तरीके से यूसीसी नहीं है। हाँ, देयर इज एन एक्सेप्शन, गोवा। गोवा इज एन सिंगल स्टेट इन इंडिया जहां पर यूसीसी पूरे हद तक है, इवन इन दी मैरिज, इन दी डाइवोर्स केस। सो इसी चीज को लेकर सीएम ने बोला है, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने बोला है कि हमने जो प्रॉमिस किया था बिफोर दी पोल्स, उसको हम अब उसको पूरा करने का समय आ चुका है। एंड इसके लिए हमने पैनल बना दी है एंड दैट पैनल विल ड्राफ्ट दी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इतना याद रखना कि आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डीपीएसपी का है, टॉक्स अबाउट द यूसीसी। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द स्टेट न्यूज। सो यस, सो अभी ट्रेडमार्क को लेकर एक केस फाइल हुआ था बिटवीन दी लेवाइस, जो कि डेनिम जीन्स बनाती है, एंड देयर इज अनदर कंपनी, अर्बन ऑफ फैशन। अब ये है क्या, देखो प्रॉब्लम क्या थी। अगर आपने पॉकेट, अगर जब वो पॉकेट दिख रही है आपको, है ना, ये पॉकेट के पीछे ये डिजाइन दिख रहा है ना, ये ऐसा, सो दैट डिजाइन इज नोन एज व्हाट, आर्क्यूएट स्टिचिंग डिजाइन। ठीक है, शीगल शेप में दिख रहा होगा आपको, ये शीगल शेप में, या फिर जैसे कि आपका बर्ड विंग्स के शेप में दिख रहा है ना। तो दिस विंग्स के शेप में जो स्टिचिंग है, इसको क्या बोलते हैं, आर्क्यूएट स्टिचिंग डिजाइन। एंड दैट आर्क्यूएट स्टिचिंग डिजाइन जो है वो लेवाइस लगाती है अपनी जीन्स पर, अपने डेनिम जीन्स पर। लेकिन एक कंपनी है, इंडियन कंपनी, दैट इज आपका इंपीरियल ऑनलाइन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि उसकी वेबसाइट भी है, अर्बन ऑफ फैशन, उसने क्या किया, उसने इनके इस ट्रेडमार्क को कॉपी कर लिया और वो अपने डेनिम जीन्स में लगाने लगे। और जिसके चलते लेवाइस ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल किया था अबाउट द ब्रीच ऑफ ट्रेडमार्क। एंड फाइनली दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि हाँ, जो ट्रेडमार्क ब्रीच का केस है उसमें ट्रेडमार्क ब्रीच हुआ है एंड लेवाइस स्ट्रॉस को अराउंड 4 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला है फ्रॉम दी अर्बन ऑफ फैशन से। So trademark is something, one of the intellectual property rights. Moving further towards the editorial, तो आज हमारे दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है और एक हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या बोलता है। चलो, सो अगर हम बात करें तो द फर्स्ट न्यूज जो है इट्स अबाउट द ग्रोथ बैंक्स। ये है क्या, देखो दिस इज समथिंग कि कल वर्ल्ड बैंक ने जो 2022 का ग्रोथ प्रोजेक्शन किया उसको लेकर है ना। सो हुआ क्या, बताया गया कि वर्ल्ड बैंक ने 2022 का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन किया है वो इट्स अमाउंट टू साउथ एशियन नेशंस का, साउथ एशियन इकोनॉमीज कंट्रीज का, वो अबाउट टू 6.6% फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेशन दैट इज 7.6%। अब ये हुआ क्या, वर्ल्ड बैंक ने सिंपल सी बात बोली कि इस बार जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो हमने जो पहले प्रोजेक्ट करी थी 7.6% की ग्रोथ, वो नहीं होने वाली। 6.6% की ग्रोथ होगी साउथ एशियन इकोनॉमीज में, जैसे कि आपका श्रीलंका हो गया, है ना, इन सारे नेशंस में, पाकिस्तान हो गया, इन सारे नेशंस में। अब
अब उसका रीजन उन्होंने बताया, उसका रीजन है कि देखा जाए तो ये पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ जो है वो अनइवन है। अनइवन मतलब कि जितना एक्सपेक्ट किया था उन नेशंस ने कि हम लोग आफ्टर दी पैंडेमिक रिवाइवल, जो हमारा रिवाइवल होगा वो हमारा बहुत इवन होगा, मतलब हर मार्केट में हम लोग सही तरीके से इवॉल्व करेंगे, रिवाइव कर जाएंगे। लेबर मार्केट हो गया आपका, स्टॉक मार्केट हो गया, इन सारे मार्केट्स में सर्विस हो गई, सर्विस मार्केट हो गया, आपका सर्विस सेक्टर हो गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, इन सब में हम लोग इवन तरीके से ग्रोथ करेंगे और अपने पैंडेमिक से रिवाइव कर जाएंगे। जो हमने लॉस बियर किया उस लॉस को रिकवर करेंगे। बट वो अनइवन रहा। किस इंडस्ट्रीज में अच्छा परफॉर्म किया, किसी इंडस्ट्रीज में अभी रिवाइव नहीं कर पाए। जैसे लेबर इंडस्ट्रीज में अभी रिवाइव नहीं हो पा रहे, जो रिवाइवल है बहुत स्लो है ना। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज बहुत स्लो है आपका। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग आपका आपका टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्रीज, वो बहुत स्लो चल रहा है। सो बिकॉज ऑफ अनइवन रिवाइवल ऑफ सेक्टर्स और द इंडस्ट्रीज, जिसके चलते क्या है, हमारी जो प्रोजेक्शन है वो लो हुई। उसके साथ साथ अभी हुआ क्या, अभी यूरोप में क्राइसिस देखने को मिल रहा है, यूक्रेन वॉर को देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ऑयल के प्राइसेस और ज्यादा इंक्रीज हो गए। और ऐसा नहीं, ऑथर ने ये भी बोला कि देखो ऑयल के प्राइसेस अभी इंक्रीज नहीं हुए, मतलब ऐसा नहीं है वॉर की वजह से इंक्रीज हुए, वॉर की वजह से थोड़ा पुश मिल गया, बल्कि फूड इन्फ्लेशन तो और क्रूड ऑयल का इन्फ्लेशन तो वैसे ही बहुत बढ़ रहा था, प्राइस तो वैसे ही राइज हो रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ दी वॉर अब और राइज होने लगा। तो ये चीज बताया गया। वहीं फिर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी का भी फोरकास्ट किया था। उन्होंने यही बताया था कि भाई जो आपका आपका जो आपका जो इंडिया है वो ग्रो करेगा बाय 8% इन द ईयर 2022-2023, नॉट 8.7%। ये चीज बताया गया। और एक चीज और उन्होंने बोली है कि हमारा जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर होगा 2023-2024, उसमें जो ग्रोथ है वो 7.1% होने वाली है। बाकी देखो बाकी वर्ल्ड बैंक का ये भी कहना था कि देखो अभी हमने 8% बोल तो दिया, लेकिन 8% शायद ना हो, समथिंग अराउंड 7.4% हो। लेकिन हमने 8% इसी वजह से लिखा है क्योंकि कुछ पॉजिटिव साइड्स देखने को मिल रहे हैं इंडिया के इकोनॉमी से, क्योंकि इंडिया सरप्राइज कर सकता है फ्रॉम दी स्ट्रॉन्ग डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट से। ये चीज यहां पर वर्ल्ड बैंक ने बताई। फिर ऑथर का यही कहना है कि देखा जाए तो इंडिया जो है, इंडिया की रिकवरी जो है वो हर सेक्टर में डिफरेंट हो रही है। देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें बहुत ज्यादा वीक डिमांड है, और इनपुट कॉस्ट जो है वो हमेशा इंक्रीज होती जा रही है, जो कि थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसके लिए अच्छा नहीं है। मूविंग फर्दर, फिर ऑथर का यही कहना है कि देखा जाए तो अगर हमें इंडिया की ग्रोथ को प्रॉपर ट्रैक पे लाना है तो हमें रीथिंक करना होगा उन इंजन्स पर जो कि नेशन की ग्रोथ और इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करते हैं, एंड फ्री ट्रेड पे ज्यादा फोकस करना होगा। जैसे अभी हमने यूएई से एग्रीमेंट साइन किया, ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, ऑस्ट्रेलिया से एग्रीमेंट साइन किया, वैसे हमें और भी अदर नेशन से एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत है अबाउट द फ्री ट्रेड, जिससे हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा बढ़ जाए। और ऑथर ने यह भी बोला है कि जो आरसीईपी है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है, जिसमें बहुत सारे नेशंस हैं, आपके 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 साउथ पैसिफिक नेशंस जो हैं, स्पेसिफिकली जापान भी है, चाइना भी है, कंबोडिया भी है, ऑस्ट्रिया भी है, इसमें इंडिया को जुड़ना चाहिए, एंड दिस इज समथिंग अबाउट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके साथ साथ फार्म सेक्टर पे भी नेशन को फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मौका है इंडिया के पास कि वो फार्म सेक्टर में अच्छा ग्रोथ करे, बट उसके लिए उन्हें केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा आपके 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 फार्म सेक्टर को, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हमें एक्सपेक्टेशन ये भी रखनी होगी कि मॉनसून जो है वो इस बार नॉर्मल आए, एंड खरीफ क्रॉप में जो फार्मर्स हैं उनको अच्छी प्रोडक्शन मिले। Moving further from the next tutorial, that's about the window for interstate collaboration to breathe easy है क्या ये। देखो ऑथर ने जो यहां पर लिखा है कि देखो एयर पोल्यूशन की हम बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो दो स्टेट बहुत ज्यादा फेस करते हैं, एक है दिल्ली, एक है पंजाब, और दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं कि भाई दिल्ली की वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। पंजाब बोलता है, दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं भाई पंजाब की वजह से बढ़ रहा है क्योंकि पंजाब स्टबल बर्निंग करती है। लेकिन अब का जो सिनेरियो है देखा जाए तो दिल्ली और पंजाब में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की। तो ऑथर का यही कहना है कि नाउ इट्स टाइम टू कोलैबोरेट बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड टू वर्क ऑन द एयर पोल्यूशन इन बोथ दी स्टेट्स। अगर हम दिल्ली को स्टेट लेके चले तो बोथ दी स्टेट्स। अब है क्या ये, देखो ऑथर ने बोला
कि देखा जाए तो दोनों दोनों ही स्टेट जो है वो दूध के धुले हुए नहीं है। दिल्ली डोमिनेट करता है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिटीज जहां पर एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब इट्स अ होम टू 9 ऑफ द 132 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज। मतलब पंजाब में 132 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में से 9 सिटीज पंजाब की हैं। और ये चीज हमने सर्वे नहीं किया, बल्कि गवर्नमेंट का ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा बता रहा है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन 2019 में दिल्ली और पंजाब दोनों स्टेट्स को अराउंड 18,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। अब ऑथर का यही कहना है कि नाउ इट्स टाइम कि दोनों नेशन साथ में आए, कोलैबोरेट करें फॉर द क्लीन एयर और इंश्योर करें कि सिटीजन्स की लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा और लेबर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन अब उस चीज के लिए क्या करना चाहिए, है ना? वॉट नीड टू बी डन, वॉट स्टेप शुड बी टेकन, कि भाई ये जो सिचुएशंस है, ये दोनों स्टेट्स कैसे कोलैबोरेट करें और क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो फर्स्ट थिंग द ऑथर हैज स्टेटेड कि दोनों स्टेट्स को साथ में आना चाहिए, बात करनी चाहिए, और जो भी उनके पहले जितने भी डिसएग्रीमेंट रहे उनको सेटिसाइड करना चाहिए। एंड और दोनों स्टेट्स को एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आना चाहिए अबाउट द सोर्स ऑफ पॉल्यूटिंग द रीजन। ठीक है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आना चाहिए। सेकंड चीज, उन्हें नॉलेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए। और नॉलेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनाने से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है आपके लर्निंग को लेकर, पॉसिबल सोल्यूशन को लेकर टू द डेवलपमेंट चैलेंजेस बोथ द स्टेट। मतलब होता क्या है कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट पंजाब के लोगों को बुलाए और देखे कि भाई दिल्ली में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो दोनों की जो नॉलेज है वो एक्सचेंज हो। और जब नॉलेज एक्सचेंज होगी तो दोनों जो स्टेट के लोग हैं वो एक ही सोल्यूशन पे पहुंचेंगे, जिससे डेवलपमेंट जो है रैपिड तरीके से होगा। ये चीज बताया गया। उसके लिए फिर ऑथर ने बोला है कि हाँ, जहां दिल्ली की बात करें, दिल्ली ने जरूर 40 कंटिन्यूअस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन खोल रखे हैं, पंजाब ने वहीं 8 खोल रखे हैं। सो इंफॉर्मेशन ऑन एयर क्वालिटी लेवल्स एंड आपका जो सोर्स असेसमेंट स्टडीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर दी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज फॉर पॉल्यूशन मिटिगेशन के लिए। ओके, वहीं थर्ड पॉइंट यहां पर ऑथर ने बोला कि थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि देखो, पहला हो गया, पहला क्या था कि दोनों साथ में आए, डिसएग्रीमेंट को सेटिसाइड करें। दूसरा क्या था कि नॉलेज एक्सचेंज हो। तीसरा, आपने जो आपने जो प्लान बनाया है, अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस लेके आओ जिससे एयर क्वालिटीज जो है वो इंप्रूव हो और उन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करो। ऑथर ने यही बताया कि देखो, अभी बताया जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट एक 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 डिकम्पोजर लेके आई थी, पूषा बायो डिकम्पोजर। एंड पूषा बायो डिकम्पोजर इज समथिंग के स्टबल को आपको बर्न नहीं करना पड़ेगा, आप वो डिकम्पोजर डालिए और स्टबल अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन ये सोल्यूशन को मिक्स्ड रिव्यू मिले, क्योंकि इन दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ संगरूर और ऐसे पंजाब कुछ रीजन हैं जहां पर जहां पर डिकम्पोजर सही तरीके से काम नहीं कर पाया। ठीक है, ये चीज बताई गई। फोर्थ, यहां पर ऑथर ने बोला है कि दोनों स्टेट्स को डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्ट्स मार्केट बनाने की जरूरत है। अभी होता क्या है, स्टबल किस में निकलता है, वीट में, है ना? लेकिन अगर फार्मर्स वीट से हटकर जो पेडी वीट साइकिल है उससे शिफ्ट होकर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं और कोई क्रॉप उगाते हैं, तो होगा क्या, एक तो क्रॉप का मार्केट बढ़ेगा, क्रॉप के प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे, और जो फार्मर्स पहले वीट उगाते थे वीट नहीं उगाएंगे, तो अगर वीट नहीं उगा रहे हैं तो स्टबल बर्निंग के भी केसेस कम होंगे। इसके लिए दोनों स्टेट्स को क्या करना चाहिए, मार्केट बनाना चाहिए फॉर द डाइवर्सिफाइड क्रॉप मार्केट के लिए। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कि आम आदमी किचन है। अब आम आदमी किचन डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर ले फार्मर से कि अगर आपने ये वेजिटेबल्स उगाओगे तो हम आपसे खरीदेंगे और इतना इतना आपको दाम दिया जाएगा, इतना इतना आपको प्राइस मिलेगा। तो अगर आप फार्मर से पहले ही प्री कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ये चीज बताया गया। ओके, देन ऑथर का फिर यही कहना है कि नाउ फाइनली देखा जाए दोनों स्टेट्स में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, तो देयर आर चांसेस एंड इवन फॉर द आम आदमी पार्टी अपना 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 पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाने के लिए उनके पास एक तरीका है कि वो आए पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाएं। और ऑथर ने एक चीज और यहां पर बताई है
कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गए, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज अबाउट कि अब दोनों स्टेट साथ में तो आ गए, लेकिन अब दोनों स्टेट के साथ साथ अदर इंटर स्टेट कॉर्पोरेशन हैं इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, यूपी में, बिहार में, उनको उनके साथ भी आप कोलैबोरेट करें। 5 पॉइंट। तो पहला क्या बताया, पहले अपने डिसएग्रीमेंट डिसाइड करो, दूसरा आपने प्लेटफॉर्म्स बनाओ फॉर द नॉलेज एक्सचेंज के लिए, तीसरा जो प्लान बनाया है उस प्लान को एग्जीक्यूट करिए, चौथा क्रॉप प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन मार्केट सेटअप करो, और पांचवा अदर इन अदर स्टेट्स के जो इंटर स्टेट कॉर्पोरेशन है उनके साथ भी आप अपना जो बात है उसको एक्सटेंड करें। ओके, मूविंग फर्दर towards the text and context, so that's about the red star over Solomon Islands। ठीक है, अब ये है क्या, देखो, दिस इज समथिंग कि आपको खुद पढ़ना चाहिए, बट आई गिव यू एन ओवरव्यू। ये है क्या, तो अभी सोशल मीडिया पे ना एक एग्रीमेंट बिटवीन सोलोमन आइलैंड, एक नेशन है इन दी सदर्न पैसिफिक रीजन, और चाइना के बीच में लीक हो गया। अब ये है क्या, ठीक है, अब देखा जाए तो इससे यूएस को बहुत परेशानी हो रही है क्या ये इतना जो प्रपोजल है, इतना जो एग्रीमेंट है वो इतना कंट्रोवर्शियल है क्यों? दिस एग्रीमेंट इट्स अबाउट द सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन फॉर द सोलोमन आइलैंड बाय द चाइना। क्या है, इट सेज दिस एग्रीमेंट सेज कि बीजिंग जो है, मतलब चाइना जो है, वो अपने पुलिस को, आर्म फोर्सेस को, मिलिट्री पर्सनल्स को, और इवन अदर लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस को सोलोमन आइलैंड पे भेज सकता है अगर सोलोमन आइलैंड की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया। पहला कंडीशन। दूसरा, कि अगर चाइना को लगता है कि उनके एस्टैब्लिशमेंट को कुछ सेफ्टी प्रॉब्लम हो सकती है, तब भी भेज सकता है। तो पहला प्रोविजन समझ में आता है कि भाई अगर नेशन को जरूरत है तो आप भेज दो, लेकिन दूसरा ये क्या है कि अगर उनको लगेगा मेरे प्रोजेक्ट जो है सोलोमन आइलैंड पर उनको खतरा है, उनकी सेफ्टी को खतरा है, तो भी आप भेज सकते हो। तो बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज यूएस जो है वो बहुत थोड़ा परेशान है कि पहले तो उन्होंने अब आपका इंडियन ओशन, डिजिबूती अफ्रीका में एक है, वहां पर उन्होंने नेवल बेस बना लिया, अब वो सोलोमन आइलैंड पे भी अपना नेवल बेस बना रहे हैं। ठीक है। फिर ऑथर का यही कहना है कि चाइना, क्वेश्चन, एक और नया क्वेश्चन राइज हो रहा है कि भाई चाइना इतना इंटरेस्टेड क्यों है सोलोमन आइलैंड में? देखो, वो है इसी वजह से, किस वजह से? ताइवान की वजह से। क्योंकि ताइवान को ना चाइना चाहता है कि हम रीयूनिफाइड कर लें, मतलब ताइवान को अपने ही सिस्टम में लेके आ जाए। अभी क्या है, वहां पर वन कंट्री टू सिस्टम है, ताइवान में डेमोक्रेसी है, ठीक है, एक नेशन है लेकिन दो सिस्टम चल रहा है। तो अब वो दो सिस्टम को एलिमिनेट करना चाहता है, यूनिफाइड करना चाहता है, जैसे अभी उसने हांगकांग कर लिया वैसे ही धीरे धीरे ताइवान को भी कर ले। लेकिन वो उसको करने के लिए यूएन में उसको सपोर्ट चाहिए, और यूएन में ताइवान को 6 पैसिफिक नेशंस रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसमें से एक कौन है? सोलोमन आइलैंड। तो अगर सोलोमन आइलैंड के साथ हमने अच्छे रिलेशन रख लिए, चाइना ने अच्छे रिलेशन रख लिए, तो ताइवान के जो सपोर्टर्स हैं रिकॉग्निशन वाले, वो कम हो जाएंगे। इट विल कम डाउन टू 4 ओनली। अब इसी चीज के लिए सोलोमन आइलैंड जो है वो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये यहां पर बताया गया। बाकी और थोड़ा सा आप एक्सपेंड में पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, सेंटर इस बार एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में इस बार जो पिलग्रिम्स हैं वो अराउंड 8 लाख के करीब होंगे, और इस डेकेड में सबसे हाईएस्ट होने वाले हैं। मतलब अगर हम लास्ट डेकेड से भी कंपेयर करें, 2011 से भी कंपेयर करें, तो भी हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा अगर अभी अमरनाथ श्रीन पर सबसे ज्यादा लोग जो गए हैं, पिलग्रिम्स गए हैं, वो अराउंड 6.8 लाख थे इन द ईयर 2011। फिर उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ टेररिज्म। लेकिन अमरनाथ यात्रा में इस बार ऐसा क्या है कि बहुत ज्यादा पिलग्रिम्स आ रहे हैं? पहला रीजन ये है क्योंकि आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 पहली बार अमरनाथ यात्रा होगी, मतलब 2019 के बाद ये पहली यात्रा होने वाली है। फिर दूसरा ये है कि आर्टिकल 370 डिसॉल्व हुआ, तो लोगों को थोड़ा ज्यादा अब एक ऐसा लग रहा है उनको, अब थोड़ा सा जो टेररिज्म वाली वो था, डर था, वो डर भी अब दूर हो गया। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट ने डेंटल काउंसिल का जो ऑर्डर था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्या था ऑर्डर?
ऑर्डर सिंपल सी बात बोलता था, ऑर्डर सेज कि देखो, जितने कोई भी पर्सन कोई प्राइवेट डेंटल कॉलेज खोलता है तो उसके फीस स्ट्रक्चर को हम लोग फिक्स कर देंगे, फिक्स कर सकते हैं। आपको गवर्निंग बॉडी बनानी चाहिए और गवर्निंग बॉडी उसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो कंपोजिशन है, आप हमें डिक्टेट करोगे डेंटल काउंसिल को। उसके बाद कंपल्सरी नॉमिनेशन होना चाहिए टीचर स्टाफ का, है ना। उसके साथ साथ उसके साथ साथ ये चीज और थी कि अगर आप कोई डेंटल कॉलेज खोलते हो तो उसको अटैच करिए किसी प्रपोज्ड किसी किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जिसको रिकॉग्निशन मिल रखा हो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो, हाँ, आप फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, उसको रेगुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिए तो वो उनके आर्टिकल 19(1)(f) राइट टू बिजनेस उसके अगेंस्ट में है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टक डाउन कर दिया। मूविंग फर्दर अगेन ऑन दी नेशनल न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, सो अभी हुआ क्या, जवाहरलाल नेहरू का जो रेसिडेंट था आपका त्रिमूर्ति, उस त्रिमूर्ति को कन्वर्ट कर दिया म्यूजियम में, एंड दैट म्यूजियम विल शो द वर्क ऑफ एवरी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये चीज बताने वाला है। तो वो म्यूजियम का भी इनॉग्रेशन कर दिया गया है बाय दी हमारे जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी के द्वारा। मूविंग फर्दर, सो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने इन्विटेशंस भेजा है सारे इंटरेस्टेड पार्टीज को कि आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाएं इन दी इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर बिल्डिंग दी नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम ऑफ इंडिया के लिए। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के एम्बिट में आता है ना। एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का यही काम है कि एक प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे जो इंटर ऑपरेबिलिटी होती है, ठीक है, उस इंटर ऑपरेबिलिटी को इनेबल किया जाए। मतलब आपको ऑनलाइन ही सारी चीजें मिल जाए, ऑनलाइन ही हेल्थ केयर मिल जाए, सारी चीजें मिल जाए, एक प्रॉपर डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाया जाए प्रॉपर तरीके से। ओके, और इस चीज को और ज्यादा डेवलप करने के लिए उन्होंने इंटरेस्टेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करवाया है, मतलब ओपन इन्विटेशन भेजा है सारे लोगों को जो भी चाहते हैं कि ये और अच्छा प्रोग्रेस कर सकता है। आप आइडियाज आपके पास हैं तो आप आइडियाज दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो रशिया ने वॉर्न कर दिया है टू बोथ द नेशन स्वीडन एंड फिनलैंड कि अगर वो नाटो ज्वाइन करते हैं तो हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स जो है डिप्लॉय भी कर देंगे। रशिया ने धमकी दे दी है। और फिर ये भी बताया गया कि देखा जाए तो हो सकता है कि स्वीडन और फिनलैंड जो है वो नाटो ज्वाइन कर लें और दोनों ही विद इन 2 to 3 वीक्स दोनों नेशन डिसाइड कर लेंगे। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड जो है वो फिनलैंड ने 1917 में रशिया से इंडिपेंडेंस ली थी। 2 साल उन्होंने वॉर लड़ा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने मॉस्को के अगेंस्ट वॉर लड़ा था जिसमें उन्होंने कुछ टेरिटरी लूज कर दी थी फिनलैंड ने। वहीं स्वीडन की बात करें तो स्वीडन जो है बहुत पीसफुल नेशन है, 200 साल से उसने लड़ाई नहीं लड़ी। उसका मेन जो फोकस रहता है कि भाई डेमोक्रेसी, इंटरनेशनली डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना और मल्टीलेटरल डायलॉग्स करना और न्यूक्लियर डिसआर्मेंट के बारे में बात करना। सो लेट्स सी कि इनमें होता क्या है। और दोनों ही नेशन की आपको कैपिटल याद करनी है, ठीक है। और स्वीडन तो वैसे भी नोबेल प्राइज के लिए बहुत प्रोमिनेंट है, उसकी कैपिटल जो है। मूविंग फर्दर ऑन द इकोनॉमिक न्यूज, सो टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क, उन्होंने ऑफर किया है ट्विटर को कि मैं ट्विटर को पूरे तरीके से खरीदना चाहता हूं $43 बिलियन में। अब ट्विटर की बात करें तो ट्विटर जो है ना वो, उसमें अगर कोई सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो खुद इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क का ये कहना है कि जब मैंने ट्विटर में इन्वेस्ट किया था तो मेरा ये था कि भाई ट्विटर पे ना लोग फ्री स्पीच वाला काम करेंगे, मतलब लोग कुछ भी बोल सकते हैं, फ्री स्पीच। लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है, होता क्या है ट्विटर पे लोग ज्यादा फ्री स्पीच नहीं कर पाते, अगर कुछ बोलते हैं तो उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है।
इस चीज को लेकर टेस्ला ने बोला है कि देखो सबसे बड़ा शेयर होल्डर तो मैं ही हूं और मैं चाहता हूं कि जितने भी और शेयर्स हैं ट्विटर के वो मैं खरीद लूं फॉर द कॉस्ट ऑफ $43 बिलियन। लेट्स सी इस पे क्या डिसीजन लेते हैं ट्विटर के अदर स्टेक होल्डर्स। मूविंग फर्दर, बाकी अभी स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। एंड वन मोर थिंग कि लाइव हो सकता है आपको मंडे या फिर कल से ही स्टार्ट हो जाए। सो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फ्रॉम द यूट्यूब चैनल एंड फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल कि लाइव कब से स्टार्ट होना है, उसका टाइमिंग। वैसे टाइमिंग 10:30 रहेगी, बट इट कैन बी it can be postponed for around 1 to 2 days, okay, due to some internet issue। उसको जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाएगा।